नमस्कार सभी को। तो जैसा कि इकोलॉजी में आप लोगों का अभी तक 8 क्लासेस हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी आराम से बहुत सारे कंसेप्ट को सीखा, जाना और बहुत सारे वर्ड्स को हम लोगों ने ध्यान से देखा। कहाँ कहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है उस पर हम लोगों ने ध्यान दिया। ठीक है, तो जैसा कि आज का जो टॉपिक है वो आप देख रहे हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। ठीक है, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स को आज हम लोग को खत्म करना है। और ये काफी जो जो आज का टॉपिक है ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। कारण है कि इसमें कुछ कंसेप्ट है। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्या है कंसेप्ट हैं जो आप लोग को ध्यान से समझना है। ये जो इकोलॉजी है ये आपको किसी भी एग्जाम में, चाहे आप यूपीएससी दे, चाहे कोई स्टेट पीसीएस दे, चाहे एसएससी दे, चाहे रेलवे दे, आज के टाइम में इन्वायरमेंट का जो सेक्शन है उसमें इकोलॉजी का जो सेक्शन है वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। कारण है इसका कि जैसा कि अभी तक आप लोग 8 वीडियो को पढ़ चुके हैं, तो उसमें आप लोगों ने देखा कि बायोलॉजी से भी रिलेटेड कुछ टर्म्स इसमें आए, ज्योग्राफी से भी रिलेटेड कुछ टर्म्स आए। तो आप देख रहे हैं कि इकोलॉजी एक ऐसा सेक्शन है जो आपका ज्योग्राफी प्लस बायोलॉजी मिला करके आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसमें कोताही ना बरतें, पूरा का पूरा इकोलॉजी को ध्यान से पढ़ें, नोट्स तैयार करें। नोट्स तैयार करने से ज्यादा जरूरी है कि पहले कंसेप्ट को समझें, क्योंकि पीडीएफ आप लोग को लगे हाथों मिल ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। हम जानते हैं और ये आपको हम पढ़ा भी चुके हैं कि कोई भी जीव जो होता है, कोई भी जो जीव होता है प्रकृति में अकेला नहीं रहता है। यहां तक समझ में आ गया कि कोई भी जीव प्रकृति में अकेला नहीं रहता है, वरन जीव समष्टि, समष्टि मीन्स होता है ग्रुप या पॉपुलेशन। ठीक है, समष्टि या समूह में पाए जाते हैं। जैसे कि अगर बात करते हैं तो टीक के वृक्षों का समूह, एक तालाब में अनेक मछलियों का समूह, समान जातियों का समूह जो दिए गए समय में एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, और इन्हें क्या कहते हैं? समष्टि कहते हैं। समष्टि का मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन कहते हैं। यहां तक क्लियर है? यानी कि हम इस प्रकृति में कोई भी जीव अकेला नहीं रहता है, वह अपने जैसे क्या होता है, क्या हम बोले कि अपने जैसे जातियों के समूह के साथ वे क्या करते हैं? एक भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। और उस भौगोलिक क्षेत्र में जब एक ही जातियों के समूह का पाया जाना ही पॉपुलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉपुलेशन कहलाता है। आप लोग जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में इसको देख लीजिएगा, इंग्लिश में इसको हम लिख दिए हैं। कई समष्टियां मिलकर समुदाय बनाती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछता है कि समुदाय क्या है, समुदाय क्या है? तो आप इसका जवाब सिंपल दीजिएगा कि कई समष्टियां मीन्स पॉपुलेशंस मिलकर ही क्या बनाता है? कम्युनिटी, यानी कि समुदाय का निर्माण करता है, जिसमें अनेक जातियां पाई जाती है। ठीक है, यानी कि पॉपुलेशंस मिलकर के है ना क्या बनाएगा? आपका समुदाय, समुदाय बनाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। देखिए, इकोलॉजी में हम लोग को मेनली जो होता है वो 3 चीजों को ध्यान से पढ़ना होता है और समझना होता है। एक होता है ऑर्गेनिज्म, जीव, पॉपुलेशन यानी कि समष्टि, समुदाय यानी कि कम्युनिटी। इसके बारे में हम लोग को ध्यान से पढ़ना होता है, अर्थात हमें 3 स्तरों की जानकारी होनी चाहिए। यानी कि आप अगर इकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको जीव के बारे में मालूम होना चाहिए, उसकी समष्टि यानी कि पॉपुलेशन के बारे में मालूम होना चाहिए, उसके समुदाय यानी कि कम्युनिटी के बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि व्यष्टि व समष्टि में क्या अंतर है, यानी कि ऑर्गेनिज्म में और पॉपुलेशन में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, तो आप कहिएगा कि जो व्यष्टि होता है जन्म व मृत्यु होती है। ठीक है, क्या होता है? जो क्या होता है? व्यष्टि जो होता है यानी कि ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? जन्म होता है और मृत्यु होता है, जबकि पॉपुलेशन में क्या होता है? जन्म दर होता है और मृत्यु दर होता है। इन बातों को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अभी तो ये स्टार्ट है, जब आगे जाइएगा तो यही सब टर्म जो है आपको दिक्कत करेगा,
लेकिन अगर समझते चलेगा तो आगे का प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। जैसे हम क्या कहें कि बेष्टि का मतलब क्या होता है, बेष्टि में क्या होता है, तो बेष्टि में जन्म हो सकता है और मृत्यु, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म का या तो जन्म होता है या तो मृत्यु होती है। ठीक है, जैसे इंसान, इंसान का क्या होता है, जन्म भी होता है और मृत्यु भी होता है, यानी कि बेष्टि में क्या आएगा, जन्म और मृत्यु आएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन का, तो पॉपुलेशन क्या इंडिकेट करता है, पॉपुलेशन का मतलब क्या है। आपको सबसे पहले तो ये पता करना होगा कि उस एरिया का जन्म दर कितना है, साथ ही साथ उस एरिया का मृत्यु दर कितना है। ठीक है, आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां का पॉपुलेशन क्या है। जैसे कि अगर बात करते हैं कि मान के चलिए कि एक तालाब है, क्या है, एक तालाब है और उसमें 20 क्या है, कमल के फूल हैं। क्या है, 20 कमल के फूल थे, सॉरी 20 कमल के फूल थे और इनमें क्या हुआ, प्रजनन हुआ, यानी कि इनका रिप्रोडक्शन हुआ और प्रजनन के द्वारा 8 पुष्पों की क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, हम क्या बोले कि एक तालाब में 20 कमल के फूल थे, उनमें प्रजनन हुआ और 8 पुष्पों की क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई, एक वर्ष में हुई। तो आपसे पूछा कि जन्म दर क्या है, तो इसका जन्म दर क्या है, तो जन्म दर इज इक्वल टू क्या होता है, जो भी पॉपुलेशन में क्या हुआ, वृद्धि हुआ और जितना पहले था उन दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो बढ़ोतरी कितना का हुआ है, 8 कमल के फूल का बढ़ोतरी हुआ है, कितना से, तो 20 से, तो 8 बटा कितना हो जाएगा, 20। दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.4 संतति प्रति कमल प्रति वर्ष, यानी कि ऑफ स्प्रिंग्स पर लोटस पर ईयर, यानी कि एक साल में कितना बढ़ा, तो 0.04 बढ़ा पर लोटस। समझ आया, पर लोटस, यानी कि एक लोटस से इतना का जनसंख्या में वृद्धि हुआ। लेकिन अगर हम बात करेंगे टोटल 20 कमल के फूल से कितना का बढ़ोतरी हुआ, तो 8 का हुआ। लेकिन कभी भी पूछता है तो प्रति पूछता है, पर। जैसे एक और एग्जांपल समझते हैं, यहां से आप लोग का क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान के चले कि एक प्रयोगशाला में 40 क्या है, फल मक्खी है, क्या है, 40 फल मक्खी है। एक सप्ताह के भीतर क्या हो गया कि 4 फल मक्खी की मृत्यु हो गई। तो आपसे पूछा कि मृत्यु दर क्या है, तो फिर वही करेंगे कि मृत्यु दर इज इक्वल टू, आखिर मृत्यु कितना का हुआ, तो 4 का हुआ। पहले कितना था, तो पहले 40 था, तो जितना पहले था उसको नीचे रखना है, जितना बढ़ोतरी हुआ या जितना का जन्म हुआ या जितना का मृत्यु हुआ उसको ऊपर रखना है। ठीक है, देख रहे हैं, तो मृत्यु हुआ था 4 का, जब कट करेंगे तो 1/10 मतलब 0.1, यानी कि जीव प्रति फल मक्खी प्रति सप्ताह, क्योंकि यहाँ पे एक साल का बात नहीं किया गया है, एक सप्ताह का बात किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रति सप्ताह, यानी कि प्रति सप्ताह एक फल मक्खी से 0.1 फल मक्खी की मृत्यु हुई है। क्लियर है यहाँ पर, चलिए क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया कंसेप्ट। अब ध्यान दीजिए, कहा जाता है या हम लोग जानते भी हैं कि कोई एक जीव या तो क्या होता है, नर होता है या फिर क्या होता है, मादा होता है। क्या होता है, या तो नर होता है या फिर क्या होता है, मादा होता है। देखिए समष्टि में लिंग अनुपात यानी कि सेक्स रेशियो का, जैसे कि किसी एक समष्टि में 60% पुरुष हैं व 40% क्या है, मादाएं हैं। ठीक है, क्या होता है, लिंग अनुपात का प्रयोग किया जाता है, किसका, लिंग अनुपात का। तो जैसे कि अगर बात करते हैं किसी क्षेत्र का, तो मान के चले कि अगर बोलना होगा तो हम क्या बोलेंगे कि मान के चले कि किसी क्षेत्र में 60% पुरुष है और 40% क्या है, मादाएं हैं या फिर स्त्रियां हैं। आपको इस तरह से बताना होता है परसेंटेज में। ठीक है, आप चाहे तो यहां से अनुपात में निकाल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 60 और 40 का है, तो कट करेंगे तो 20 दिया और 20 दूना, तो 3 और 2 का रेशियो यहां देखने को मिल जाएगा। यहां आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज और समझना है यहां से आप लोग को, किस समष्टि में औसत आयु होती है। क्या होती है, समष्टि में औसत आयु होती है। ये क्लियर है। आपसे पूछा है कि समष्टि में किस प्रकार की आयु पाई जाती है, तो आप बताइएगा कि समष्टि में औसत आयु पाई जाती है। किसी भी समष्टि में जीवों की आयु अलग अलग होती है, या तो क्लियर है। मान के चलिए कि एक पॉपुलेशन का एक समूह है, तो उस समूह में क्या होगा
कि अलग अलग व्यक्तियों का क्या होगा, अलग अलग एज होगा। तो हम लोग अब प्रत्येक आदमी का, मान के चलिए कि 100 आदमी है, तो 100 आदमी से अगर एज अगर पूछते हैं तो अलग अलग एज बताएगा। लेकिन हमको अगर उस पूरे समूह का एज अगर बताना है तो हम क्या बताएंगे, औसत एज बताएंगे, एवरेज एवरेज बताएंगे। तो हम क्या बोले कि समष्टि का यानी कि पॉपुलेशन का हमेशा क्या निकलता है, औसत आयु निकलता है। ठीक है, क्लियर है, औसत आयु निकलता है और इसे आयु पिरामिड के द्वारा व्यक्त करते हैं। अब आयु पिरामिड क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, तो देखिए आयु पिरामिड या तो ग्रोइंग होगा, बढ़ते हुए एज में, या तो पॉपुलेशन का क्या होगा, एज बढ़ते हुए क्रम में होगा, या तो अस्थाई होगा, या तो घटते हुए क्रम में होगा। यही ना हो सकता है कि मान के चलिए एक पॉपुलेशन समूह है तो उसमें लोगों का या तो बढ़ते क्रम में क्या होगा, एज होगा, या तो अस्थाई होगा, या फिर गिरते हुए होगा। तो ये 3 प्रकार का क्या होता है, एज पिरामिड होता है। आपसे ये अगर एग्जाम में पूछता है कि एज पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताइएगा कि एज पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं, ग्रोइंग, स्टेबल और आपका डिक्लाइनिंग यानी कि घटते हुए क्रम में। आई थिंक यहां तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ एज पिरामिड्स यानी कि आयु पिरामिड के प्रकार। देखिए ये जो फिगर है आपका, ये क्या है, तो ये आपको बता रहा है स्पेंडिंग यानी कि आपका ग्रोइंग, बढ़ते हुए दिखा रहा है। ठीक है, ये जो दिखाया जा रहा है पीला कलर, ये बता रहा है पूर्व जनन का आपको बता रहा है। ये ब्लू कलर आपको बता रहा है जननी का यानी कि रिप्रोडक्शन का आपको बता रहा है। जबकि ये जो आपका कलर है ये बता रहा है पोस्ट रिप्रोडक्शन यानी कि पश्च जनन, जनन के बाद। जबकि अगर अस्थाई का आप देख रहे हैं तो अस्थाई में लगभग आपका देख रहे हैं कि सब अस्थाई के तौर पे ही पूरा फिगर में आपको दिख रहा होगा। लेकिन अगर बात करते हैं डिक्लाइनिंग का, तो डिक्लाइनिंग में आपको घटता हुआ दिख रहा होगा क्रम आपको फिगर में। ठीक है, घटता हुआ क्रम दिख रहा होगा। तो हालांकि फिगर से क्वेश्चन कम आता है, लेकिन कलर से आप लोगों को पूछ सकता है कि जो आपका एज पिरामिड में जो पीला कलर क्या दिखाता है, तो पीला कलर जो हमें दिखाता है वह पूर्व जनन को बताता है। ब्लू कलर जो हमें बताता है वह जननिक यानी कि रिप्रोडक्शन को बताता है। जबकि अगर इस लाल कलर का अगर बात करें तो ये बताता है पश्च जनन यानी कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव को बताता है। आगे देखते हैं कि किसी भी समष्टि के लिए समष्टि घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, काफी ही महत्वपूर्ण होता है। यानी कि किसी भी पॉपुलेशन के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, पॉपुलेशन आपको डेंसिटी। देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, ये ज्योग्राफी में आपको पढ़ना होता है। लेकिन हम क्या कहें कि इकोलॉजी एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप बायोलॉजी को भी पढ़ते हैं और ज्योग्राफी को भी पढ़ते हैं। इसलिए ये जो टॉपिक होता है इकोलॉजी, ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी का, तो मतलब क्या है कि इकाई क्षेत्रफल में यानी कि यूनिट एरिया में पाए जाने वाले जीवों की संख्या। जैसे एक एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं कि अगर आप कभी जीके पढ़े होंगे स्टैटिक, तो उसमें आप पढ़े होंगे जो आपको जनगणना चैप्टर, तो उसमें आप ये पढ़े होंगे कि सबसे कम अगर जनगणना घनत्व को देखते हैं तो वो होता है अरुणाचल प्रदेश का 16 व्यक्ति पर किलोमीटर। यानी कि 1 किलोमीटर में मात्र 16 लोग ही रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या आपको बता रहा है, तो ये आपको पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि आपको पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बताया जा रहा है। अब देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी को हम लोग किससे दर्शाते हैं, एन से। कभी कभी एग्जाम में छोटा छोटा क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है। लेकिन याद रखिए कि जरूरी नहीं है कि हर बार समष्टि घनत्व को संख्या के द्वारा ही क्या हो दर्शाया जाए। कभी कभी इसे बायोमास के द्वारा भी दर्शाया जाता है। तो देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी को दर्शाने का 2 तरीका है, या तो आप संख्या से इसको दर्शाते हैं या इसको बायोमास से दर्शाते हैं। तो 2 फैक्टर को आप लोग को याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन यहां से दिखने को मिल जाएगा आप लोग को, अगर पॉपुलेशन डेंसिटी से क्वेश्चन आता है तो। ये काफी इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन ग्रोथ जो होता है ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, और जैसे जैसे वीडियो जो आगे बढ़ रहा है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आगे आपका बढ़ रहा है। इसीलिए रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले 8 जो वीडियो है उसको क्लियरली समझते हुए आए,
तब जाकर के आपको वीडियो नंबर 9 से देखना शुरू करें आप, ठीक है। देखिए, पॉपुलेशन अगर ग्रोथ का बात करते हैं, जनसंख्या अगर वृद्धि का बात कर रहे हैं, तो एक आपका होता है नेटालिटी, यानी कि जन्म दर। जन्म दर या इसका मतलब क्या है, तो प्रजनन के द्वारा जीवों की संख्या का बढ़ना। एकदम आसान लैंग्वेज में आपको समझाया जा रहा है कि जन्म दर का मतलब क्या होता है कि प्रजनन के द्वारा जीवों की संख्या का बढ़ना ही क्या है, आपका जन्म दर कहलाता है। और इसे हम बी से दर्शाते हैं, कैपिटल बी से। ये सब याद रखना है आप लोग को। आता है मोर्टालिटी, यानी कि मृत्यु दर आता है। तो जीवों की मृत्यु हो जाने से जीवों की संख्या का घटना ही क्या है, मृत्यु दर है। इसको डी से क्या करते हैं, दर्शाते हैं हम। अगर बात करते हैं इमाइग्रेशन का, यानी कि आपका अप्रवासन का। अप्रवासन का मतलब क्या है, तो जीवों का किसी एक क्षेत्र विशेष से बाहर से आकर वहां की जनसंख्या को बढ़ाना, इसको बोलते हैं इमाइग्रेशन। क्या बोले हम, कि जैसे कि मान के चलिए कि आप किसी एक स्टेट में रह रहे हैं, ठीक है। मान के चलिए कि आप अगर दिल्ली में रह रहे हैं और वहां पे बिहार, झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश ऐसे स्टेटों से काम करने के लिए कुछ लोग वहां जाते हैं। तो ये क्या हो रहा है कि किसी एक विशेष क्षेत्र से लोग वहां पर गए, तो वहां पर जाने से क्या हुआ कि मान के चलिए कि दिल्ली में पहले 100 लोग थे, दिल्ली में 100 लोग थे, और यूपी, बिहार, झारखंड और आपका मध्य प्रदेश मिलाकर के 20 लोग और चले गए। तो बताइए कि वहां जनसंख्या बढ़ेगा या घटेगा। तो आप बोलेंगे कि सर वहां पर 100 + 20 यानी कि 120 जनसंख्या हो चुका है, यानी कि जनसंख्या बढ़ा। तो जब किसी विशेष क्षेत्र से लोग आए और किसी विशेष क्षेत्र में जाकर वहां की जनसंख्या को बढ़ा दे, तो इसको बोलते हैं इमाइग्रेशन, यानी कि अप्रवासन कहते हैं। इसको दर्शाते किससे हैं, आई से दर्शाते हैं हम लोग, ठीक है। क्लियर है यहां तक, आई से दर्शाते हैं। काफी ध्यान से समझिएगा इस चीज को। नेक्स्ट है आपका उत्प्रवासन, यानी कि ई माइग्रेशन। यहां था इमाइग्रेशन था, यहां ई माइग्रेशन है, दोनों को समझिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जहां पे इम वर्ड आएगा इसका मतलब क्या होता है, इन। वर्ड को ध्यान सुनेगा, इन। इन मतलब अंदर आना, यानी कि क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा। बोल रहा है ई माइग्रेशन, ई मतलब होता है एग्जिस्ट, ई मतलब क्या होता है, एग्जिस्ट, यानी कि बाहर जाना, पॉपुलेशन घटेगा। तो देखिए, याद करने का साथ साथ ट्रिक भी सिखा रहे हैं। शुरुआत हो रहा है आई से, तो मान लीजिए इन मतलब अंदर आना, पॉपुलेशन बढ़ेगा। ई मतलब होता है एग्जिस्ट, मतलब पॉपुलेशन का घटना। जीवों का किसी विशेष क्षेत्र से बाहर जाना एवं मूल स्थान पर जनसंख्या में कमी होना। जैसे कि हम क्या बोले अभी कि दिल्ली जा रहे हैं कहाँ के लोग, तो यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश के लोग। तो जब यहाँ के लोग जा रहे हैं, तो आखिर झारखंड में अगर एक भी लोग गए तो एक की कमी हुई, बिहार से 2 लोग गए तो बिहार की जनसंख्या में 2 लोग की कमी हुई, यूपी से मान के चले 5 लोग गए तो उसकी जनसंख्या में 5 लोग की कमी हुई। तो क्या हुआ कि किसी जीव के विशेष के बाहर जाने से क्या हुआ, उस स्थान की जनसंख्या में कमी हुई। उसको कहते हैं उत्प्रवासन। इसको ई से दर्शाते हैं, उसको ई से दर्शाते हैं। आई थिंक आप लोगों पर क्लियर हो गया होगा, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप लोग को इसमें दिक्कत नहीं हुआ होगा। और अब जितना पढ़े हैं उसको फ्लो चार्ट में समझिए, याद करने की कोशिश करिए। जैसे कि मान के चलिए ये क्या है, पूरा का पूरा एक एरिया है, पूरा पूरी क्या है, ये आपका एक एरिया है जहां पे कुछ पॉपुलेशन का डेंसिटी पहले से है, जिसको एन से दर्शा रहे हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं हम लोग, चलिए नेटालिटी को लेते हैं, यानी कि बर्थ को। तो किसी पॉपुलेशन डेंसिटी में जो जनसंख्या पहले थी, अब मान के चलिए कि एक महीने में 5 बच्चे का जन्म हुआ। मान के चलिए कि एक महीने में उस स्थान में 5 बच्चे का जन्म हुआ, तो यहां से क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगा या घटेगा, तो आप कहेगा पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगा। मान के चलिए कि उस विशेष क्षेत्र में 5 लोगों की क्या हुई, मृत्यु हुई, ठीक है। तो आप क्या कहिएगा कि ऐसे केस में क्या होता है, पॉपुलेशन घटता है। मरने से कभी पॉपुलेशन बढ़ता है तो नहीं, मरने से पॉपुलेशन घटता है। अगर बात करते हैं अप्रवासन का, यानी कि देखिए शुरुआत किससे हो रहा है, इमाइग्रेशन में आई से, मतलब इन का मतलब क्या होता है, अंदर आना। तो ये ऐसे केस में क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा। अगर बात करते हैं
ई माइग्रेशन का, ई है, ई मतलब बताए थे आपको एग्जिस्ट, एग्जिस्ट मतलब क्या होता है, बाहर आना। तो ऐसे केस में क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी घटेगा। तो ये चार चीज ऐसा है जिस पर पॉपुलेशन डेंसिटी डिपेंड करता है। यहां तक क्लियर है आप लोग को? तो एकदम याद रख लीजिए और ध्यान से सिर्फ सुनते जाइए आप लोग, बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में। देखिए ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार यूपीएससी के एग्जाम में इस फॉर्मूला का यूज करके आप लोग से क्वेश्चन पूछा गया है। चाहे आप अगर किसी भी स्टेट का मेंस दे रहे हैं जिसमें इकोलॉजी का सेक्शन आता है, तो आपको ये सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है जो आप अभी पढ़ने जा रहे हैं। फॉर्मूला होता है Nt+1, Nt+1। तो ये कैसे ज्ञात करेगा, अभी सब समझाएंगे ध्यान से। पहले फॉर्मूला को एक बार देख लीजिए। Nt+1 बराबर क्या होगा, Nt प्लस यहां पे क्या हो रहा है, B+I। अभी सब समझाएंगे, B+I सब यहां पे लिख दिए हम, माइनस D+E। अब समझिए Nt क्या है, ये जो Nt आप देख रहे हैं, तो ये Nt क्या है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t। मान के चलिए किसी विशेष टाइम t में क्या है, किसी एरिया का पॉपुलेशन डेंसिटी आपका क्या है, Nt है। Nt+1 क्या है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t+1, मतलब टाइम t+1 में आपको उस एरिया का क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, यही तो निकालना हम लोग को कि t+1 टाइम में उस एरिया का पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। तो कैसे, देखिए B का मतलब होता है बर्थ रेट, I मतलब होता है इमाइग्रेशन। तो याद होगा कि I मतलब होता है इन मतलब आना। तो बर्थ हो चाहे इमाइग्रेशन हो, दोनों यदि क्या होता है, ज्यादा हो तो क्या होगा, पॉपुलेशन में वृद्धि ही होगी। D मतलब होता है डेथ और E मतलब होता है एग्जिस्ट। तो यदि ये दोनों अगर ज्यादा है तो क्या होगा, पॉपुलेशन में कमी होती है। ध्यान दीजिए कि बर्थ प्लस इमाइग्रेशन दोनों को जोड़ेंगे, उस एरिया में जन्म कितना हुआ और बाहर से कितने लोग आए, दोनों को जोड़ देंगे। साथ ही साथ उस एरिया में उस टाइम पीरियड में लोगों की मृत्यु कितनी हुई है और कितने लोग बाहर निकले, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे और यहां से इन दोनों को जोड़ेंगे। इन दोनों का क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। हम क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस करने के बाद अगर मान के चलिए कि दोनों को ऐड किए और ऐड करने में ये अगर बड़ा आता है इससे, तो क्या होगा, ये आपका बढ़ेगा। लेकिन अगर सम में अगर ये दोनों अगर ज्यादा आ रहा, बड़ा आ रहा है, तो ये घटेगा। तो मतलब समझ में आया कि अगर बर्थ और इमाइग्रेशन का सम अगर ज्यादा है तो Nt+1 बढ़ेगा, और अगर D+E अगर सम करने पे ज्यादा आ रहा है तो Nt+1 घटेगा। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे चलते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ। तो देखिए पॉपुलेशन जो ग्रोथ है, पॉपुलेशन ग्रोथ ध्यान दीजिएगा, पॉपुलेशन ग्रोथ का अगर बात करते हैं तो ये दो तरीके का होता है, ठीक है। या फिर इसको समझने के लिए दो तरह के कर्व का हम लोग यूज करते हैं, दो तरह के कर्व का यूज करते हैं। एक को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, एक को बोलते हैं हम लोग लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉजिस्टिक, क्या होगा, लॉजिस्टिक होगा, ठीक है, लॉजिस्टिक होगा। तो सबसे पहले समझते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व को। तो ये जो एक्सपोनेंशियल होता है इसको जियोमेट्रिक भी कहते हैं, ग्रोथ कर्व भी कहते हैं, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो इस ग्रोथ में क्या होता है, तो इस ग्रोथ कर्व के अनुसार क्या होता है कि पॉपुलेशन की वृद्धि लगातार होती रहती है। तो आपसे पूछेगा कि किस कर्व के अनुसार पॉपुलेशन में लगातार वृद्धि होती रहती है, तो आप कहिएगा कि एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ कर्व होता है उसके अनुसार पॉपुलेशन में लगातार वृद्धि होती रहती है। आप यहां से इस चीज को कहिएगा, ठीक है। सबका डिफिनेशन आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट, डिफिनेशन अगर याद हो गया तो आपको एग्जाम में किसी और चीज की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि अब आते हैं एक फॉर्मूला, इसका यूज करते हैं, डायरेक्ट चलते हैं फॉर्मूला पर हम लोग, क्योंकि कंपटीशन में हम लोग को पूरी डीप सॉल्व नहीं करना है, नहीं तो इसका क्या होता है, आपको पूरा का पूरा एक एक्सप्रेशन ही है, लेकिन हम आपको रिजल्ट पे लेके आए हैं। तो dN/dt इज इक्वल टू क्या होता है, B - D इंटू N। तो आप जानते हैं कि N क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी होता है, B क्या होता है, बर्थ रेट होता है,
डी क्या होता है, डेथ रेट होता है। तो जब बर्थ रेट माइनस डेथ रेट और इनटू पॉपुलेशन डेंसिटी को ये करते हैं, गुना करेंगे तो क्या आता है, dn बाई डी टी। अब ये dn बाई डी टी क्या है, तो देखिए dn बाई डी टी क्या है कि इंक्रीज और डिक्रीज इन n मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी। तो इंक्रीज और डिक्रीज इन n ड्यूरिंग टाइम t, ड्यूरिंग टाइम t, dt क्या है, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को बता रहा है। तो किसी निश्चित समय में किसी एरिया का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसका बढ़ना या घटना, और नहीं बढ़ना या घटना क्या आपको बता रहा है, ये निकलता कैसे है, तो जब उस एरिया का बर्थ रेट और डेथ रेट का डिफरेंस को निकालेंगे और पॉपुलेशन डेंसिटी से गुना कर देंगे, तब ये कंप्लीट मिल जाएगा हम लोगों को। वीडियो को सुनिएगा 2 बार 3 बार, क्लियरली समझ में आएगा, एक एक कंसेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। ऐसा वीडियो आप लोग को पूरा यूट्यूब पर ढूंढते रह जाइएगा तो भी नहीं मिलने वाला है आप लोगों को, और ऐसा कंसेप्ट समझने को आपको नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिएगा कि हम एक चीज और जानते हैं, एक होता है टर्म समझिए आर। आर का मतलब क्या होता है, देखिए इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, मतलब समझ में आया कि नेचुरली जो इंक्रीजमेंट हो रहा है उसको दर्शाते किससे हैं, आर से, ठीक है। किससे दिखा रहे हैं, आर से। तो b माइनस डी इज इक्वल टू क्या होगा, आर, क्या होगा, आर। बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इज इक्वल टू क्या होता है, आर। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। तो यहाँ जो b माइनस डी है, क्या इसके बदले हम r को पुट नहीं कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। तो यानी कि dn बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इंटू एन हो जाएगा। ये आपको रिजल्ट है, ध्यान दीजिएगा इस पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होता है, वो लगातार बढ़ते रहता है। तो आप देख रहे हैं कि ये क्या है, पॉपुलेशन साइज है और ये किसी एक टाइम पीरियड है आपका ये। तो क्या हो रहा है, यहाँ पॉपुलेशन लगातार बढ़ रहा है और इसको जे से दर्शाते हैं। ये जे शेप्ड का होता है, क्या होता है, जे शेप्ड का होता है। तो अगर आपसे पूछता है कि किस प्रकार के ग्रोथ में लगातार पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रहा है, तो आप कहिएगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, यानी कि चर जातांकी वृद्धि। हिंदी टफ है, आप लोग इंग्लिश में याद कर लीजिए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। लेकिन अगर बात करते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ का, तो इसमें क्या हो सकता है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। इसको बोलते हैं क्या, हम लोग सिग्मोइड वक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिग्मोइड वक्र के नाम से जानते हैं। ये याद कर लेना है एकदम। नेक्स्ट आगे चलिए। तो अभी आप इसी चीज को समझे थे आप अभी, ठीक है, ये पूरा का पूरा टर्म को। लेकिन इसमें कुछ नया टर्म भी इसमें आया है, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं। यानी कि इक्वेशन फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैन बी, इसको तो समझा चुके थे आपको कि इसके जगह पे आर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा क्या आपका, ये देखिए आर इंटू एन, यहां तक आपको बता चुके थे। लेकिन अब हम लोग को एक फॉर्मूला और देखना है कि एन टी इज इक्वल टू एन नोड ई टू द पावर आर इंटू टी। इसको छोटा था तो इसको यहाँ पे लिखा के दिखा दिए है आपको हम कि एन टी इज इक्वल टू एन नोड ई का पावर आर इंटू टी। सब समझाएंगे अभी। तो आप जाने कि एन क्या है, तो पॉपुलेशन साइज है। एन टी क्या है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी, यानी कि टी समय के बाद पॉपुलेशन डेंसिटी अब क्या है ये। और एन नोड क्या दिखा रहा है, तो एन नोड दिखाता है पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम जीरो, यानी कि जीरो टाइम पे पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। आर तो क्या दिखाता है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ई क्या दिखा रहा है, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, है ना, जिसका वैल्यू होता है 2.7, याद कर लीजिए सिर्फ आप, 2.7 वैल्यू होता है। तो ई समझ में आ गया क्या है, ठीक है। डी समझते हैं आप, डेथ रेट है। तो ये आपको हालांकि कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए था, ठीक है। तो इसको आप लोग फॉर्मूला को समझ लीजिए क्या क्या इसमें है। तो एन टी क्या हो गया था कि टी समय के बाद पॉपुलेशन डेंसिटी, जीरो टाइम के बाद पॉपुलेशन डेंसिटी, ई क्या था, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, है ना, जिसका वैल्यू होता है 2.7 होता है। जब संसाधन सीमित ना हो, समझिएगा ध्यान से, क्या बोले कि जब संसाधन सीमित ना हो, जब संसाधन सीमित ना हो तो क्या होता है कि वृद्धि एक्सपोनेंशियल होती है। क्लियर है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जब संसाधन सीमित ना हो तो किस प्रकार की वृद्धि देखी जाती है। तो याद रखिएगा एक्सपोनेंशियल वृद्धि देखी जाती है।
और ग्रोथ कर्व कैसा होगा, जे शेप का होता है, जे शेप का होता है। चलिए आगे आते हैं और देखते हैं आगे अब क्या है। लॉजिस्टिक के बारे में समझते हैं। लॉजिस्टिक जो आप अभी समझे थे फिगर में, अब लैंग्वेज में है कि कोई भी समष्टि यानी कि पॉपुलेशन हमेशा वृद्धि नहीं करती, किसके अनुसार, तो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व के अनुसार। जबकि एक्सपोनेंशियल क्या कहता था कि लगातार वृद्धि होती है, जबकि लॉजिस्टिक क्या कह रहा है कि कोई भी समष्टि में हमेशा क्या होती है, वृद्धि नहीं होती है। संसाधन सीमित हो तो वृद्धि कैसी होती है, लॉजिस्टिक होती है। याद रखिएगा वहां क्या पढ़े कि संसाधन अगर सीमित ना हो तो एक्सपोनेंशियल होता है, लेकिन संसाधन अगर क्या हो, सीमित हो, तो वृद्धि कैसी होती है, लॉजिस्टिक होती है। इसको सिग्मोइड कर्व के नाम से जानते हैं। हर एक पॉपुलेशन की क्या होती है, कैरिंग कैपेसिटी होती है, उसके बाद पॉपुलेशन नहीं बढ़ती है। क्लियर यहां तक। अब ध्यान दीजिएगा कि इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम वेरहोल्स्ट पैरेलल ग्रोथ कर्व भी कहते हैं। हालांकि इसको सिर्फ ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहां से क्वेश्चन कभी बन सकता है वन लाइनर के फॉर्म में आपका। ज्यादातर तक जो वैधानिक है, जो वैधानिक अगर मानते हैं कर्व हम लोग, तो लॉजिस्टिक को ही मानते हैं। क्यों, क्योंकि ये बात तो सही है कि किसी भी पॉपुलेशन में हमेशा वृद्धि नहीं हो सकती है, ठीक है। बाकी इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए कि dn/dt इक्वल टू r इंटू टी के माइनस n/k। अब यहाँ पर k क्या है, तो कैरिंग कैपेसिटी है, कैरिंग कैपेसिटी है। चलिए, तो आज का वीडियो काफी कंसेप्चुअल था, यानी कि जो 8 वीडियो आप पीछे पढ़े थे उन सब में सबसे ज्यादा कंसेप्चुअल आपका 9वां वीडियो है, और यहां से आप लोगों का कंसेप्ट शुरू हो जा रहा है। आप लगातार इस चैनल पर बने रहिए, ठीक है, ताकि आपको नया नया वीडियो मिलते रहेगा, काफी कंसेप्चुअल वीडियो आप लोग को देखने को मिलते रहेगा। चलिए, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, और इसी तरह से लगातार आप लोग क्लासेस में बने रहिए।